हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में जो फुल लेंथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेसन है क्लास 12 के लिए या फिर ड्रॉपर बच्चों के लिए, इसमें हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत 7-8 मैंने लेसन तैयार भी कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो आई बटन क्लिक करके। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न ब्रिज एंड अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल को, और उस वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन ब्रिज प्रिंसिपल जब हम इस्तेमाल करते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोर देन 5 और मोर देन 5 रेजिस्टर आपको दिखता है और उस सिचुएशन में आपको ऐसा नजर आता है कि ये जो कॉम्बिनेशंस है वो ना सीरीज आपको नजर आ रहा है ना पैरेलल नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न ब्रिज, है ना। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करने ना भूलिए अगर आप नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे आपको बताया मैंने वेस्टर्न ब्रिज हमको आज पढ़ना है, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग वेस्टर्न ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? वेटस्टोन ब्रिज। जी हाँ बच्चों, स्पेलिंग गलत हो सकता है और मैंने ये नया तरीका मैंने ढूंढा है, उस नया तरीका से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो मुझे भी मज़ा आ रहा है, आपको पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहा है। ऐसा टाइप का अगर पढ़ाए तो पहले वाला ज़्यादा अच्छा है या अभी वाला ज़्यादा अच्छा, आपका कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करते रहूँगा, है ना, मेरा इंतज़ार रहेगा आपके लिए। हाँ, तो यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज में ऐसा आपको बोलता है कि जैसे मान लो कि एक कॉम्बिनेशन ऐसे नज़र आ रहा है, जैसे ऐसे डायमंड शेप आपको ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, मानो कि ऐसा रेजिस्टर लगाया हुआ है। ये एक टर्मिनल हो गया और हम क्या करें, इस बैटरी के साथ एक को कनेक्ट करें, बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट करें। अगर ये वाला वैल्यू R1 है, ये वाला वैल्यू R2 है, ये R3 है और ये मेरा R4 है और दिस वन इज R5, और इसका पोटेंशियल ऐसे दिया हुआ बैटरी का ये है। अभी अगर मैं आपको पूछूं फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3 एंड R4, ये चारों का एक रिलेशन आपको तैयार करना है, सो दैट हमारा क्या होना चाहिए कि सो दैट करंट थ्रो या फिर करंट इन R5, ये R5 में करंट कितना हो जाए, 0 हो जाए, इस पे कोई करंट पास ना हो। इसमें कोई करंट पास ना हो इसका मतलब हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे दो चीज नजर आएगा आपको कि ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है। बात समझ में आ रहा है? हमें रिलेशन चाहिए R1, R2, R3 एंड R4 का, तो ये रिलेशन निकालना है। तो कंडीशन हमें दिया हुआ है सच दैट, ऐसा लिखा हुआ है सच दैट करंट इन R5, ऐसा लिख देते हैं R5 इक्वल्स टू 0। अगर करंट इन R5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इस डायरेक्शन पे करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये करंट कब 0 होगा, मतलब ये मान लो कि ये दो ऐसा एक रेजिस्टर है, ऐसा रेजिस्टर रखा हुआ है और उस सिचुएशन में आपको ये एक टर्मिनल रखा है, ये दूसरा टर्मिनल है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है और बोल रहा है यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट का और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, जब ये दोनों बराबर होंगे तब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल हम अगर मान ले x है, इसका भी पोटेंशियल हम मान लेंगे x। बात समझ में आ रहा है? तो नोडल एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। ये बैटरी का जो भी पोटेंशियल आपको दिया हुआ है V, तो ये पॉइंट टर्मिनल को हम बोल सकते हैं 0, तो यहाँ पे 0 बोल सकते हैं और इसमें V बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे अभी बात करूं कि ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे V माइनस एक्स इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, इसमें करंट मान लो I1 पास हो रहा है, इसमें करंट मान लो I2 पास हो रहा है, इसमें तो करंट कोई पास हो ही नहीं रहा है R5 में, तो हम बोल सकते हैं इधर भी करंट I1 और इस डायरेक्शन में भी करंट I2 जा रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूं थोड़ा और अच्छे से, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं ये सारे चीज को, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे चीज को मैं इरेज कर लेता हूं। यहाँ पे ये मैंने क्या कर लिया, R5 को ऐसे इरेज कर लेता हूं, है ना।
अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है हमारा, ये R5 था हमारा, ये हमारा R5 है। हमें इधर का करंट और ये वाला, ये दोनों में करंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, करंट दोनों में सेम हो रहा है। इधर I2, इधर भी हमारा I2, बिकॉज ये जो रेजिस्टर R5 है इसमें करंट पास ही नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं V माइनस एक्स इक्वल्स टू I1 इंटू R1। बात समझ में आ रहा है। ये पोटेंशियल और कहाँ पर है, दिस, ये वाला टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल पे। यहाँ पे जो R2 है, ये R2 था, तो इस R2 में भी करंट वही, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस वही है, तो R2 इंटू I2 इंटू R2 ये हमने लिखा। दूसरा, अब अगर देखो यहाँ पे इसमें करंट, ये वाला पोटेंशियल देखते हैं R3 एंड R4 के अक्रॉस, तो ये कितना होगा, x माइनस जीरो इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, I1 इंटू R3 इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, ये वाला कि I2 इंटू I4, I2 इंटू I4 ये हो गया। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला देखो जरा ध्यान से, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है तो R डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R4, ऐसा आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस डिवाइडेड बाई दिस, या फिर इसको अच्छे से लिख सकते हो R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4, ये रिलेशन आपका एक आया। या फिर आप बोल सकते हो इधर R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R2 इंटू R3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करा जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। या फिर हम बोल सकते हैं कि R5 में जो भी करंट है वो R5 में करंट इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। ओके, इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम क्या, ये कंडीशन जो हमारा कंडीशन है, ये किसका कंडीशन है, ये कंडीशन हो गया आपका व्हिटस्टोन का, व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। ये व्हिटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। हमें दो चीज मिलता है, एक होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। क्या होता है, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। ये दोनों हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मेरे से जुड़े रहो और एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, है ना। ओके, इस सिचुएशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मानो मैंने बोला था, ये थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से नजर आएगा। ये है ना। तो यहाँ पे मैंने जो भी बोला था, यहाँ पे ये V था, ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 था, ये मेरा R3, ये R4 और ये R5। अच्छा, अगर ये दोनों टर्मिनल पे, अगर ये दोनों इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल सेम है, तभी जाके करंट यहाँ पे पास नहीं होगा। इसका मतलब जो R5 है उसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। व्हिटस्टोन ने वही बोला, R5 को हटा दो, R5 को हटा दो, तो हम हटा देते हैं और उसके बाद बचता क्या है वो देख लेते हैं। जैसे इसको हटा देते हैं, देखो मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हटाने के बाद क्या बचा, आपको हटाने के बाद अभी वैसा ही जैसे पहले देखो आपने आपको ऐसा लग रहा था ना सीरीज ना पैरेलल, लेकिन अभी आपको नजर आ रहा है ये R1 एंड R3 सीरीज में है, R2 एंड R4 सीरीज में है। देखो अगर ये दोनों सीरीज में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 प्लस R3, और ये दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं R2 प्लस R3। ये दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, इसका मतलब ये यही सिचुएशन अराइज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो हम निकाल सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या था, ये दो रेजिस्टर है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे। इसका मतलब R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस, सॉरी यहाँ पे R4 होना चाहिए, R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने R3 लिख दिया, ये तो हमारा R2 था और ये R4 है। तो ये हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर ये मिल गया। अभी एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको नजर आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं और कैसे हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक सर्किट ऐसा दिया हुआ है, मान लो कि ये क्या हो गया, मान लो कि ये एक ऐसा दिया हुआ है, दूसरा ऐसा दिया हुआ है, ऐसा नजर आ रहा है आपको, है ना।
तो ये ऐसा है और ये आपको ऐसा दिया हुआ है। ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये x है, ये हमारा y है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये 4 है, ये 8 ओम है, और ये हमारा 4 है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है। बात समझ में आ रहा है? ये इस कॉम्बिनेशन को देख के हमें एक ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं, कि ये हम थोड़ा ऐसा इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारा अगेन डायमंड शेप वाला मिल जाएगा, अगेन डायमंड शेप वाला मिल जा रहा है। तो देखो अगर इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करूँ तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो। ये ऐसा शेप का नजर आ जाएगा आपको, ये वाला, ये, और बीच में एक रजिस्टर है। तो ये वाला हो गया एक, ये वाला एक हो गया। इसको हम 4 बोल लेते हैं, इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, 4 बोल लेता हूँ। इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, 4। ये 4 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ये आपका 2 दिया हुआ है, और ये 4 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब ये बैलेंस टू ईस्टर्न ब्रिज हुआ कि नहीं, बोलो। ये बैलेंस टू ईस्टर्न ब्रिज है। अगर बैलेंस टू ईस्टर्न ब्रिज है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अगर इसको हम हटा दें तो हमें पहले से जो दिख रहा था वही नजर आएगा। यहाँ पे इसको हटा दो तो ये देखो हमें क्या मिल गया, पहले वाला जैसा ही। यहाँ पे ये दोनों आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब ये 6 है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका मतलब 12 है। इसका एक जो हमारा नेट रिजल्टेंट सर्किट है वो ऐसा बन जाएगा, ये मेरा x है, ये मेरा y है, और यहाँ पे अगर 6 है, ये 12 है। तो मैंने 6 एंड 12 जब दो कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल होता है, तो मैंने आंसर बोला था आपका 4 होता है। फिर भी हम देख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, और यहाँ पे दोनों 18 होता है, ये 3 से कैंसिल आउट, और यहाँ पे 4। तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू 4 ओम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैं और कुछ आपको बताता हूँ जो सिंपल तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि वेस्टर्न ब्रिज हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे 4 केसेस आपको बताता हूँ, जैसे आप इसको देख लेने का और अच्छे से इसको याद रख लेने का, है ना। जैसे देखो, पहला केस, 3 केस हमारे पास होता है, 4 केस होता है। जैसे पहला केस, केस 1 जो स्टडी किया गया है, उसमें हमने देखा पहले वाला डायमंड शेप। क्या देखा, डायमंड शेप का वेस्टर्न ब्रिज के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। इसको हम R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको R5 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे, और इसको R4 बोलेंगे। ये Y हो गया और ये मेरा X हो गया। अगर ऐसा शेप है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न ब्रिज, है ना। सेकंड केस, केस 2 में हम देखेंगे, इसको देखो, ये एक हो गया एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर हो गया, और यहाँ पे आपका ऐसा अगर दिख रहा है तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4, ये R5। तो ये शेप को भी हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्रिज। केस 3 में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे इसको स्क्वायर टाइप का होता है। क्या होता है, स्क्वायर टाइप। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऐसा टाइप का है, ये ऐसा शेप का आपको नजर आएगा। ये यहाँ पे एक टर्मिनल है, ये यहाँ पे एक टर्मिनल, ये x है, ये मेरा y है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ऐसे कर लूँ, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लो, बात समझ में आ रहा है। तो ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया। अगर वही सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो अभी अभी बोला, R1 डिवाइडेड बाई R2, R3 डिवाइडेड बाई R4, तो फिर हम R5 को हटा सकते हैं और बोल सकते हैं कि वेस्टर्न ब्रिज है। उसके बाद चौथा जो केस है वो थोड़ा लीनियर है, अभी अभी जो क्वेश्चन करा था उसके जैसा ही है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखो, ये ऐसा शेप का नजर आ रहा है। अभी अभी हमने जो करा था, ये y हो गया, ये मेरा x हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4, और ये मेरा R5 है। अगर वही सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न ब्रिज है। लेकिन ये जो मैंने सर्किट अभी बनाया, ये देख के आपको ऐसा नजर कभी कभी लग सकता है कि ये तो R2, R5 एंड R3 ये तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है बिकॉज ऑफ ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल। अगर ये दोनों टर्मिनल
टर्मिनल नहीं होते तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वेस्टर्न ब्रिज का एक बहुत ही जो 4 तरीका है, सिंपल वे में ऐसा बना सकते हैं, इसको वेस्टर्न ब्रिज बना सकते हैं। और ऐसा आपको अगर दिख रहा है ऐसा शेप का, तो आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि ये वेस्टर्न ब्रिज है, ये वेस्टर्न ब्रिज है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इसको बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज वो नहीं बोलेंगे, उसको हो सकता है ये अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो ऐसा सिचुएशन में आके जाके हम देखते हैं कैसे कैसे उस सिचुएशन एराइज होता है और कैसे कैसे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो एक मिनट, जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसा देख लो, ये क्वेश्चन है, जैसे मैं बना लेता हूं यहाँ पे, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया, इसको मैं बोल लेता हूँ 3, इसको मैं बोल लेता हूँ 4, इसको मैं बोल लेता हूँ 12, और ऐसा शेप का है यहाँ पे, ऐसा ये एक रजिस्टर है और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा। और अगर मैं दूसरा यहाँ से लेके जाऊं और यहाँ पे लेके गया और यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करा, सॉरी, यहाँ पे इसके साथ मैंने ऐसे ज्वाइंट कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको लेके आया और इसके साथ कनेक्ट करा, और यहाँ से लेके आया और इसके साथ कनेक्ट करा। यहाँ पे जो शेप हमारा आर है वो 6 है, यहाँ पे जो आर है वो हमारा 2 है, यहाँ पे जो आर है वो 6 है, और यहाँ पे जो आर है वो 4 है। अब यहाँ पे 2 टर्मिनल आपको दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है और ये मेरा y दिया हुआ है। अब आपको बोला कि यहाँ पे जो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया वो कॉम्बिनेशन क्या है, या फिर उसका R इक्विवेलेंट निकालो। इसका R इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहोगे तो इसको कैसे कर सकते हो? कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आप देखो, अगर कुछ नजर आ रहा है तो आप बोल सकते हो मेरे को क्या आ रहा है, कमेंट करके बता सकते हो। आपको नजर आया था, आप कमेंट करके जरूर बताना आया था या नहीं, है ना। ये मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताओ, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप ये फुल देख रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है। अच्छा, तो बात यहाँ पे चलते हैं। देखो, ये टर्मिनल को हम कुछ मान लेते हैं, इसको टर्मिनल को ए मान लेते हैं। अगर ये टर्मिनल को मैंने ए माना, यहाँ पे तो ये क्या है, एक्चुअल में एक वायर है। यहाँ पे तो ये वायर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, तो ये ए हो गया। अब ये एक ही पॉइंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट है कि नहीं बोलो। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि ये 6 एंड ये 3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बात समझ में आ रहा है? एक एक्स टर्मिनल से ए पॉइंट पे चले गए, एक ए से एक्स से ए गया और दूसरा एक्स से अगेन ए पे गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 9, इसको कैंसिल कर लो, इसको 2, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तो हम इसको मिटा के इसको लिख देते हैं 2 सिंपल, है ना। इसको सिंपल मिटा के हम क्या बोल लेते हैं, ये आप एक एक करके ऐसे देखते जाना, क्योंकि मैं मिटाऊंगा लिखते जाऊंगा, मिटाऊंगा लिखते जाऊंगा, ऐसा चलेगा। तो ये मेरा ये था, और यहाँ पे जो मैंने 2 बोला ये 2 आया। अब जरा यहाँ से देखो, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल बी है, यही वायर है ना, यहाँ पे कनेक्ट करा था, ये वायर हो गया। अब ये दोनों अगर ऐसा है तो ये दोनों हमारा अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अगेन हमारा आंसर आ रहा है 4। तो ये दोनों को अगर मिटा दूं मैं, तो ये दोनों को मिटा के मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा 4 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ ये हमारा क्या हो रहा है, 4 ओम। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक हो गया, ये दूसरा हुआ, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, और बीच में हमारा ये वाला आया। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस इज R1 और दिस इज R2, और इसको बोल सकते हो R3 और इसको बोल सकते हो R4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको जोड़ो, ये कौन सा टाइप का हो गया, जैसे डायमंड शेप का है, ये कौन सा शेप का हो गया, ये डायमंड शेप जैसा ही हो गया। इसको अगर डायमंड शेप आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे जैसे देख लो, ये X से ये A गया, ये कौन सा पॉइंट है, A गया, ये मेरा x पॉइंट है, ये x से कहाँ गया, b गया, ये a से कहाँ गया, ये 4 3 R3 जो है ना वो 4 इधर y पे गया, और इधर b से अगेन ये गया y पे।
तो ये y हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। x से a कौन सा है? 2 है। x से b कौन सा है? अगेन 2 है। देखो ये वाला दिया हुआ है ना। a टू y, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? 8 3, तो वो हमारा वैल्यू 4 है। b से अगेन आपका गया हुआ है y पे कौन सा? 4। अब a टू b जो है वो ऐसा दिया हुआ है, वो हमारा 4 है। अब देखो ध्यान से जरा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पे 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1, 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू अगेन 1। तो ये दोनों जो रेशियो है वो बराबर आया कि नहीं? बोलो। अगर दोनों रेशियो बराबर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ये बैलेंस्ड ट्विस्ट एंड ब्रिज है। ये क्या है? बैलेंस्ड ट्विस्ट एंड ब्रिज है। तो हम क्या 4 को हटा सकते हैं? हटा दिए। अगर 4 को हटा दोगे तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ये 6 हो गया, और ये जो कॉम्बिनेशन है अगेन 6 हो गया। ये 6 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये x है, ये y है, ये 6, ये दोनों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, 2 2 ऐसा 3। या फिर आप बोल सकते हो अगर दोनों सेम रेजिस्टर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दोनों सेम रेजिस्टर है तो r डिवाइडेड बाई n होता है, और यहाँ पे r हमारा 6 है और n कितना है? 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका 3 ओम रेजिस्टर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना। बात समझ में आया? तो ऐसा होता है हमारा वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल। इसको हम ऐसे टाइप के सॉल्व करते हैं। मैं अंत में एक एग्जांपल देके आपको एक जो भी इलस्ट्रेशन देके जाऊंगा, एक क्वेश्चन देके जाऊंगा जो आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड ट्विस्ट ब्रिज। अनबैलेंस्ड ट्विस्ट ब्रिज में आपको थोड़ा एज्यूम करना पड़ता है, उसको हम देखते हैं एक एक करके। जैसे अनबैलेंस्ड ट्विस्ट ब्रिज, यहाँ पे पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड ट्विस्टन ब्रिज। अनबैलेंस्ड ट्विस्टन ब्रिज में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं दिया। मान लो ये 3 है, ये मानो ऐसा दिया हुआ है। मैं आपको ऐसा ही सिंपल एक सर्किट बताता हूँ। ये आपको ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होता है। जैसे इसको मैं x नहीं a मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लिया? a मान लिया, और इसको मैं b मान लिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। अब देखो जरा, यहाँ पे ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं है। 2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1/4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। R1 डिवाइडेड बाई R2 इज नॉट इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। ये क्या नहीं है? बैलेंस्ड नहीं है। तो हम इसको वेस्टर्न बैलेंस्ड नहीं बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ एज्यूम करना होता है। जैसे हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्मिनल पे हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। एक बैटरी को हम कनेक्ट कर लिया, एज्जम्पशन। ये क्या है? एज्यूम करा। ये बैटरी में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम मानते हैं इसका पोटेंशियल 100 है, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? कुछ भी मान सकते हो। फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं 100 वोल्ट है यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हमें 100 मिल गया, बट ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल पे हम फंस गए, तो ये दोनों टर्मिनल को हम कुछ अलग, जहां फंसता हूं मैं पहले से ही बोला था, हम जहां फंसे वहां पे किसी और चीज का मदद लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम फंस गए तो इसमें किसी और का मदद ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये x है, और यहाँ पे मान लेता हूँ y है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे KCL के बारे में बताया, KCL में क्या होता था? समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू 0। किसी भी एक जंक्शन पे या फिर किसी भी एक नोड पॉइंट पे, किसी भी एक नोड पॉइंट पे, या फिर यहाँ इस चीज को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? नोडल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? नोडल एनालिसिस। तो ये आपको कैपेसिटेंस में भी काम आने वाला है, कैपेसिटेंस में भी आपको ये मिलने वाला है, तो हम इसको मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमें x मिला, इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमें y मिला। अब देखो इधर का करंट और इधर का करंट, ये टर्मिनल से, इस जंक्शन से आपको आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो हम यहाँ पे KCL लिख लेते हैं फॉर x हम KCL लिखते हैं। क्या लिखेंगे? x माइनस 100 डिवाइडेड बाई, आपको क्या मिल रहा है? x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, यहां से हम मानते हैं जिस नोड पॉइंट का हम पोटेंशियल मान रहे हैं, मान लो x माने हैं, तो हम मानते हैं यहाँ पे चारों की ओर आसपास नजदीक में जो भी है वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल x के पास है। हालांकि वो x के पास नहीं है, 100 के पास होगा,
या फिर नहीं होगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पे जो मैंने समेशन बोला कि इस नोड पॉइंट पे जो नेट करंट है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जैसे हमने केसीएल में ये पढ़ा था, जंक्शन में समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू जीरो होता है ना। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो इस डायरेक्शन का करंट, फिर इस डायरेक्शन का करंट क्या होगा, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये वाला टर्मिनल पे देख लो, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आपको x एंड y का एक रिलेशन मिलेगा, जैसे इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। दूसरा देखो, हमने एक नोड पॉइंट का तो खत्म कर लिया, दूसरा हमारा बचा y। फॉर y केसीएल हमें लिखना है, फॉर y अगर मैं केसीएल लिखूं तो क्या लिखूंगा, केसीएल यहाँ पे सिंपल है, जैसे y माइनस 100 डिवाइडेड बाई 8 प्लस y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है यहाँ पे 8 अगेन, ये 8 है ना रेजिस्टर, जैसे हम जानते हैं करंट इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई r। यही तो मैं लिख रहा हूँ, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू करंट इस ब्रांच में, है ना। तो यही लिखा मैंने, प्लस यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला है, इधर से हमें अभी सोच रहे हैं यहाँ पे ये करंट पास हो रहा है, यहाँ पे इधर करंट पास हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो मैंने अभी अभी बोला, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा 3 नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ये दूसरा इक्वेशन। ये हमारा x एंड y का एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे x एंड y का एक इक्वेशन मिलेगा। जब x एंड y का इक्वेशन मिल रहा है और यहाँ पे अननोन हमारे पास दो है, क्या क्या है, एक x है और दूसरा हमारा y है। अगर x एंड y मेरा अननोन है और मेरे पास दो इक्वेशंस है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक x का वैल्यू मिलेगा और एक y का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जब ये दोनों मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक करंट आ रहा है I1 और इधर से एक करंट आ रहा है I2, यही तो है ना। अब यहाँ पे टोटल करंट इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और ये I1 कौन सा है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर मेरे को निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज इस पूरा सर्किट में डिवाइडेड बाय टोटल करंट, और ये टोटल करंट I1 प्लस I2, I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 8 प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे x एंड y का वैल्यू पुट करो और v का वैल्यू तो यहाँ पे 100 है, तो ये 100 पुट करो और जो भी आंसर आ जाए वही हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया हमने R इक्विवेलेंट कैसे निकाला। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, और स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ ये नीट में बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछता है, ये नीट में नहीं पूछता है इतना। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट जान लोगे तो आप किसी टाइप का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, तो क्वेश्चन के लिए आई थिंक आप रेडी हो चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, रुको एक सेकंड। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, मैं आपको बताता हूं। देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये मैंने बोला कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है क्वेश्चन, इसको देखो। ये मैंने बोला कि यहाँ पे एक रेजिस्टर 1 ओम है, दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे 2 ओम है, ये मेरा 2 ओम है, ये 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये मेरा ऐसा टर्मिनल दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। और ये टर्मिनल को मैं A मान लेता हूँ, ये टर्मिनल को B मान लेता हूँ, इसमें 2 बोला, इसमें 2 बोला। अब मैंने पूछा इस ब्रांच में जो R इक्विवेलेंट है, इस ब्रांच में जो R इक्विवेलेंट है वो कितना होगा, इस ब्रांच में R इक्विवेलेंट कितना होगा, आपको वो निकालना है। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा, या फिर आप FB में बता सकते हैं, इंस्टा में बता सकते हैं, टेलीग्राम में भी बता सकते हैं।